Non-metals. All those elements which forms a negative ion by gaining electrons are called non-metals. They have 4 to 8 electrons in their valence shell except hydrogen and helium. हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं उनके वैलेंस शेल में 4 से 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्लोरीन को देखें तो हमारे क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17. तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? अगर हमारा एटॉमिक नंबर 17 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2, 8 और 7. तो यानी वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7. वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है 7, यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 to 8 के बीच में है. यानी क्लोरीन हमारा क्या है? क्लोरीन हमारा नॉन मेटल है क्योंकि उसमें लास्ट वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं. एट द सेम टाइम क्योंकि वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो क्लोरीन अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए यानी अपने वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को भरने के लिए क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है किसी भी एलिमेंट से. तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, गेन कर लेता है, तो ये हमारा नेगेटिव आयन फॉर्म करता है. यहाँ पर लिखा है ना, ऑल दोस एलिमेंट्स विच फॉर्म नेगेटिव आयन बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स. तो क्लोरीन हमारे इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और नेगेटिव आयन फॉर्म करता है. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स आर नेदर डक्टाइल नॉर मैलिएबल. नॉन मेटल्स हमारे डक्टाइल नहीं होते. इसका मतलब इन नॉन मेटल्स को थिन वायर्स में कन्वर्ट नहीं करा जा सकता. ये मैलिएबल भी नहीं होते, यानी नॉन मेटल्स को थिन शीट्स में बीट नहीं करा जा सकता, थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता. दे आर आइदर सॉलिड्स और गैसियस एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज अ लिक्विड. ये या तो सॉलिड फॉर्म में होते हैं या गैसियस फॉर्म में होते हैं, केवल ब्रोमीन को छोड़कर जो कि लिक्विड होता है. दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट. ये जो है ये बैड कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, केवल ग्रेफाइट को छोड़कर. ग्रेफाइट क्या है? एक एलोट्रॉफ है कार्बन का. एक्चुअली ग्रेफाइट और डायमंड्स दोनों ही एलोट्रॉफ होते हैं कार्बन के, लेकिन डायमंड क्या होता है? वो बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि उसमें बॉन्ड्स फॉर्म हो जाते हैं, उसमें चारों बॉन्ड्स फॉर्म हुए होते हैं. लेकिन ग्रेफाइट में एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, इसीलिए ग्रेफाइट हमारा जो है वो बैड कंडक्टर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का. दे आर नॉन लस्ट्रस एंड कैन नॉट बी पॉलिश्ड एक्सेप्ट आयोडीन. ये नॉन लस्ट्रस होते हैं, उनमें चमक नहीं होती है, लेकिन आयोडीन को छोड़कर. आयोडीन ऐसा नहीं है, इन्हें पॉलिश भी नहीं करा जा सकता. दे आर ब्रिटल इन नेचर. ये जो होते हैं वो ब्रिटल होते हैं नेचर में. ब्रिटल का मतलब ऐसा है कि कुछ अगर आप उन्हें पकड़ेंगे या ज्यादा कुछ जोर लगाएंगे तो वो टूट जाएंगे. एंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एक्सेप्ट ग्रेफाइट. और इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है ग्रेफाइट को छोड़कर. लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि बहुत ही कम हीट रिक्वायर्ड होती है इन्हें मेल्ट करने के लिए. नेक्स्ट है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स फॉर्म आइदर एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड विद ऑक्सीजन. जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो या तो एसिडिक या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड को फॉर्म करते हैं ऑक्सीजन के साथ. एग्जाम्पल के लिए कार्बन फॉर्म करता है हमारा एसिडिक ऑक्साइड लाइक CO2 एंड हमारा हाइड्रोजन फॉर्म करता है न्यूट्रल ऑक्साइड लाइक H2O. नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस एंड दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर. हमारे जो नॉन मेटल्स होते हैं वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते और साथ में हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व नहीं होती है. Reaction of metals and non-metals. The reactivity of elements depends upon the tendency to attain a completely filled valence shell. जो रिएक्टिविटी होती है किसी भी एलिमेंट की वो डिपेंड करती है उसकी टेंडेंसी कितनी है, वो किस टेंडेंसी के साथ अपने लास्ट यानी वैलेंस सेल को फिल कर रहा है. रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड. सोडियम एटम हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल एंड इट लूजेस इट. हमें पता है कि सोडियम हमारा जो है उसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो ये होगा 281. तो ये हमारा इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है और ये है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो इसके लास्ट वैलेंस सेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करता है? ये इसको लूज कर देता है और फॉर्म करता है सोडियम कैटायन Na+. और जो हमारा क्लोरीन है उसके लास्ट यानी वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. जैसे अगर हम क्लोरीन की बात करें तो उसका एटॉमिक नंबर होता है 17, उसमें 287. ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. यहाँ आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अब क्लोरीन क्या करेगा? क्लोरीन इसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा. जिस इलेक्ट्रॉन को Na ने लूज किया था उसी इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन एक्सेप्ट कर लेगा और हमारा यहाँ पर क्लोरीन एनायन फॉर्म हो जाएगा. इसी तरह से अगर हम देखें तो हमारा जो सोडियम है उसने क्या किया? उसने अपना एक जो इलेक्ट्रॉन था जो आउटर मोस्ट सेल में था वो क्लोरीन को दे दिया. तो हमें क्या मिला? हमें मिला Na+. और क्योंकि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है तो उस पर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि क्लोरीन ने क्या किया है? क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा है सोडियम से, इसीलिए उस पर नेगेटिव चार्ज है. और सोडियम ने अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करा है
सोडियम ने अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करा है, इसीलिए उस पर पॉजिटिव चार्ज है। अब ये कटायन और अनायन मिलकर फॉर्म करते हैं NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड। सिमिलरली अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम हमारा क्या होता है, हमारे मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 282। तो इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है। और क्लोरीन क्या होता है कि क्लोरीन के दो एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस तरह से हमें Mg पर, मैग्नीशियम पर पॉजिटिव चार्ज मिलता है और क्लोरीन के दोनों एटम्स पर नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन के दोनों एटम्स ने एक एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा है मैग्नीशियम से, इसीलिए दोनों पर नेगेटिव चार्ज है। तो इस तरह से हमें मिल जाता है MgCl2, दैट इज मैग्नीशियम क्लोराइड। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक एंड इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स, हमने अभी जिन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा जैसे कि NaCl, सोडियम क्लोराइड, साथ में MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सारे हमारे आयनिक कंपाउंड्स हैं या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स हैं। फिजिकल नेचर, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एंड हार्ड, जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं और हार्ड होते हैं नेचर में। दे आर ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड, ये ब्रिटल होते हैं नेचर में, इसका मतलब कि अगर आप प्रेशर अप्लाई करें तो ये टूट जाते हैं। These compounds have high melting point and boiling points, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है, यानी कि इन्हें बहुत ही ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ही ज्यादा हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है मेल्ट होने के लिए या फिर बॉयल होने के लिए। These are soluble in water and insoluble in organic solvents such as kerosene, petrol, ये जो है ये पानी में तो सॉल्युबल होते हैं, अगर आप NaCl को पानी में डाल दें तो ये ब्रेक हो जाएगा Na+ और Cl- आयंस में, तो ये पानी में तो सॉल्युबल होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे कि केरोसिन और पेट्रोल इनमें ये इनसॉल्युबल होते हैं। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टेन स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट, ये मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं लेकिन सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, क्योंकि सॉलिड स्टेट में जो हमारे आयंस होते हैं वो पैक्ड होते हैं, जैसे NaCl हमारे आयंस जो है वो पैक्ड हैं, वो जुड़े हुए हैं, लेकिन मोल्टेन स्टेट में यही आयंस अलग अलग हो जाते हैं Na+ Cl-, तो हमें चार्ज ऑब्टेन हो जाता है और इस चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो कैरी करी जाती है। Occurrence of metals, the elements or compounds which occur naturally in the earth crust are known as minerals. Those minerals from which metals can be extracted profitably are called ores. यहाँ पर हमारा ये profitably terms important है, क्यों? क्योंकि केवल वही मिनरल्स जिनमें से हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सके प्रॉफिटेबली, केवल उन्हीं को ओर्स कहते हैं। यानी कि मिनरल से मेटल को बाहर निकालने में जितना पैसा लगा है, मेटल की कीमत उससे ज्यादा होनी चाहिए, उससे बहुत ज्यादा होनी चाहिए, तभी हम उस मिनरल्स को ओर कहेंगे। ऑल द ओर्स आर द मिनरल्स बट ऑल द मिनरल्स आर नॉट ओर्स, सारे ओर्स जो होते हैं वो मिनरल्स होते हैं, लेकिन सारे मिनरल्स जो होते हैं वो ओर्स नहीं होते, क्योंकि कुछ मिनरल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें से अगर हम मेटल्स निकालें तो मेटल्स निकालने में तो बहुत ज्यादा पैसा लग जाता है, लेकिन वास्तव में उस मेटल की कीमत उतनी ज्यादा नहीं होती। यानी मिनरल्स से मेटल निकालने में बहुत ज्यादा पैसा लग गया, लेकिन उस मेटल की कीमत उतनी ज्यादा है ही नहीं, तो उसे हम ओर नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं। द इम्प्योरिटी ऑफ सैंड एंड रॉकी मटेरियल्स प्रेजेंट इन द ओर इज कॉल्ड गैंगवे, यानी जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है और जो रॉकी मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं ओर में, उन्हें हम गैंग बोलते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स डिपेंड्स अपॉन द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, जो एक्सट्रैक्शन होता है मेटल्स का वो डिपेंड करता है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल पर। मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी आर नेवर फाउंड एज फ्री एलिमेंट्स, जो मेटल्स बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं वो कभी भी फ्री एलिमेंट्स की तरह नहीं पाए जाते। क्यों? क्योंकि वो रिएक्ट कर जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और रिएक्ट करके वो कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं, तो वो कभी भी फ्री एलिमेंट की तरह नहीं पाए जाते। मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी आर फाउंड एज ऑक्साइड, सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स, जो मेटल्स होते हैं मीडियम रिएक्टिविटी के, यानी जिनमें बहुत ज्यादा जो रिएक्टिव नहीं होते, थोड़ा मीडियम होते हैं, उनकी रिएक्ट करने की कैपेसिटी मीडियम होती है, उनको हम हमेशा ऑक्साइड, सल्फाइड्स या कार्बोनेट्स के फॉर्म में पाते हैं। मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी आर फाउंड इन फ्री स्टेट, और कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो बिल्कुल ही, जिनकी रिएक्टिविटी लो होती है, उनकी रिएक्ट करने की कैपेसिटी बिल्कुल ही लो होती है, उनको हम फ्री स्टेट में ऑब्टेन करते हैं। स्टेप्स इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स। फर्स्ट इज ओर, पहला स्टेप होता है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ ओर। नेक्स्ट हमारे पास 3 तरह के मेटल्स होते हैं, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। तो जो हाई रिएक्टिविटी के मेटल्स होते हैं उन्हें ऑब्टेन करने के लिए हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस फॉलो करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन ओर, इससे हमें प्योर मेटल मिल जाता है। जो हमारे मीडियम रिएक्टिविटी के मेटल्स होते हैं जैसे कि कार्बोनेट ओर, सल्फाइड ओर, कार्बोनेट ओर के लिए हम कैल्सिनेशन प्रोसेस को फॉलो करते हैं और सल्फाइड ओर के लिए हम रोस्टिंग प्रोसेस को फॉलो करते हैं, जिससे हमें मेटल्स के ऑक्साइड्स मिल जाते हैं। और जैसे ही हमें मेटल के ऑक्साइड्स मिल जाते हैं हम उस मेटल को रिड्यूस करवा देते हैं, रिडक्शन टू मेटल, यानी
हम उस मेटल का रिडक्शन करवा देते हैं, उसके बाद हम उस मेटल को प्योरीफाई करते हैं, प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। नेक्स्ट है हमारा मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। वो मेटल्स जो ऑलमोस्ट फ्री स्टेट में ही पाए जाते हैं, जैसे कि सल्फाइड ओर्स में, तो उनको हम रोस्ट करवाते हैं, हमें मेटल मिल जाता है, और फिर उनको हम रिफाइन करवाते हैं, रिफाइनिंग। नेक्स्ट हमारा टर्म है एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। द रिमूवल ऑफ गैंग पार्टिकल्स फ्रॉम द वन ओर प्रायर टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इज कॉल्ड एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। जो रिमूवल होता है इन गैंग पार्टिकल्स का, यानी इम्प्योर पार्टिकल्स का, फ्रॉम द ओर में से, प्रायर टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, यानी मेटल को एक्सट्रैक्ट करने से पहले जो रिमूवल होता है इम्प्योर पार्टिकल्स का ओर में से, उसको हम कहते हैं एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। टेक्निक्स लाइक हाइड्रोलिक वॉशिंग, फोर्थ फ्लोटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन एंड केमिकल सेपरेशन आर यूज्ड। ये सारी टेक्निक्स हैं जो यूज होती है ओर्स को एनरिच करने में। एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज। उन मेटल्स को हम देखेंगे कि कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं जो कि लो होते हैं, यानी जो कि इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करते। दिस इज डन बाय हीटिंग द मेटल अलोन एज द मेटल्स आर अनरिएक्टिव। क्योंकि मेटल्स की जो रिएक्टिविटी होती है बहुत ही कम होती है, यानी ये ऑलमोस्ट अनरिएक्टिव होते हैं, तो इसीलिए इन मेटल्स को हम हीट करके भी अलग कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास दिया गया है HgS, ये हमारा मर्क्यूरिक सल्फाइड है। अब इसको जब हम हीट करेंगे तो हमें ऑब्टेन हो जाएगा क्या, तो हमें ऑक्साइड ऑब्टेन हो जाएगा मरकरी का और सल्फर का। यहाँ हमारे पास सल्फर का और मरकरी का ऑक्साइड ऑब्टेन हो गया हीट करने पर। अब वापस से जब हम मरकरी को हीट करेंगे तो हमें मरकरी और ऑक्सीजन ऑब्टेन हो जाएगा। तो इस तरह से हमें हमारा मेटल मरकरी मिल गया सिर्फ हीट करके। एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज। अब हम उन मेटल्स को देखेंगे जो मिडिल में होते हैं एक्टिविटी सीरीज के। दीज मेटल्स लाइक आयरन, जिंक, लेड, कॉपर एक्सेट्रा आर मॉडरेटली रिएक्टिव। ये मेटल्स हमारे मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं। द मेटल सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स मस्ट बी कन्वर्टेड टू मेटल सल्फाइड। मेटल ऑक्साइड जो रोस्टिंग, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सल्फाइड ओर्स इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर। रोस्टिंग हमारा वो प्रोसेस होता है जिसमें हम सल्फाइड ओर को कन्वर्ट करते हैं ऑक्साइड्स में, उसको स्ट्रांगली हीट करके एयर की प्रेजेंस में, एक्सेस एयर की प्रेजेंस में। जैसे कि हमारे पास जिंक सल्फाइड है, जिंक सल्फाइड को हम हीट करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन मतलब एयर की प्रेजेंस में। जब हम इसको हीट करेंगे तो हमें मिलेगा जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, यानी हमें ऑक्साइड्स मिल गए जिंक का। नेक्स्ट इज कैल्सिनेशन, the process of converting carbonate ores into oxides by heating them strongly enough in the limited supply of air। कैल्सिनेशन प्रोसेस में क्या करते हैं हम कि हम कार्बोनेट ओर को कन्वर्ट करते हैं ऑक्साइड्स में लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर की प्रेजेंस में, लिमिटेड एयर की प्रेजेंस में। हमारा जिंक कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर की प्रेजेंस में, तब हमें मिलेगा जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर हमें मिल गया बेसिकली हमें यहाँ पर क्या मिल गया, यहाँ पर हमें मिल गया जिंक ऑक्साइड। ये हमारा मेटल ऑक्साइड्स है, तो हमने कार्बोनेट को क्या किया, ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। मेटल ऑक्साइड्स आर देन रिड्यूस्ड टू मेटल्स बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स लाइक कार्बन। उसके बाद ये जो हमारे पास मेटल ऑक्साइड्स मिले हैं रोस्टिंग प्रोसेस से या कैल्सिनेशन प्रोसेस से, ये जो हमें मेटल ऑक्साइड्स मिले हैं इनको हम रिएक्ट करवाते हैं कार्बन के साथ। कार्बन हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो हमें मिल जाता है जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, और इस तरह से हमने हमारे मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लिया, जिंक हमें मिल जाता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग मेटल ऑक्साइड्स टू मेटल। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को हम यूज करते हैं रिड्यूस करने के लिए मेटल ऑक्साइड्स को मेटल में। जैसे कि अगर हमारा मैग्नीज ऑक्साइड रिएक्ट करेगा एल्युमिनियम से, तो हमें मिलेगा मैग्नीज प्लस एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस हीट। थर्मिट रिएक्शन, द रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड विद एल्युमिनियम इज नोन एज थर्मिट रिएक्शन। जो हमारी रिएक्शन होती है फेरिक ऑक्साइड की एल्युमिनियम के साथ, उसे हम थर्मिट रिएक्शन कहते हैं। दिस इज यूज्ड टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स और क्रैक्ड मशीन पार्ट्स। इसका यूज होता है ज्वाइन करने के लिए रेलवे ट्रैक्स को या क्रैक्ड मशीन पार्ट्स को। दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। ये रिएक्शन बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है, यानी कि इसमें बहुत ही ज्यादा हीट एनर्जी रिलीज होती है। जब हमारा फेरिक ऑक्साइड एल्युमिनियम से रिएक्ट करता है तो हमें मिलता है आयरन प्लस एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस हीट। एक्सट्रैक्शन ऑफ हाई रिएक्टिव मेटल्स, द मेटल्स विच आर वेरी रिएक्टिव यूजुअली अकर इन द फॉर्म ऑफ देयर ऑक्साइड्स। वो मेटल्स जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं वो जनरली अपने ऑक्साइड्स में पाए जाते हैं। द ऑक्साइड्स ऑफ सच मेटल्स कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय कार्बन। अब ऐसे मेटल्स के ऑक्साइड्स को हम कार्बन की मदद से रिड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। दीज मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इन मेटल्स को हम रिड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। फॉर एग्जाम्पल सोडियम मैग्नीशियम आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टेन क्लोराइड। फॉर एग्जाम्पल जैसे सोडियम और मैग्नीशियम को हम ऑब्टेन करते हैं बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टेन क्लोराइड।
मेटल्स आर डिपॉजिटेड एट कैथोड, जो मेटल्स होते हैं वो कैथोड पर डिपॉजिट हो जाते हैं, और जो क्लोरीन होती है वो लिबरेट हो जाती है एट एनोड पर, क्योंकि क्लोरीन एक गैस है तो वो लिबरेट हो जाती है एनोड पर। कैथोड पे क्या होता है कि जो हमारा Na+ है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और Na फॉर्म करता है। एनोड पे क्या होता है कि हमारी जो क्लोरीन होती है वो सिंपली इलेक्ट्रॉन को लूज करती है और क्लोरीन गैस की तरह लिबरेट हो जाती है। एल्युमिनियम इज ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, the process of purification of impure metals. It depends upon nature of element and nature of impurities present. हमारा जो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स है वो बेसिकली प्यूरिफिकेशन है इम्प्योर मेटल्स का। ये डिपेंड करता है दो चीज़ों पर, पहला एलिमेंट का नेचर कैसा है और दूसरा इम्प्योरिटीज का नेचर कैसा है। मोस्ट वाइडली मेथड आर इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इन दिस मेथड द इम्प्योर मेटल इज मेड एनोड एंड थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इज मेड कैथोड। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो इम्प्योर मेटल होता है उसे हम एनोड बना देते हैं, और जो थिन स्ट्रिप होती है प्योर मेटल की उसे हम कैथोड बनाते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट, और एक सॉल्यूशन यूज होता है मेटल का जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जब हम करंट को पास करते हैं तो प्योर मेटल जो होता है एनोड से वो डिसॉल्व हो जाता है इलेक्ट्रोलाइट में। इक्विवेलेंट अमाउंट फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट गेट डिपॉजिटेड एट कैथोड, और इक्विवेलेंट अमाउंट जो होता है वो कैथोड पर डिपॉजिट हो जाता है। अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर देखते हैं, ये हमारे पास एनोड है, यानी कि ये क्या है, ये इम्प्योर मेटल है जिसे हमें प्यूरिफाई करना है। ये हमारे पास इम्प्योर मेटल की रॉड है। मान लेते हैं इस इम्प्योर मेटल का नाम है कॉपर ऑक्साइड, मान लेते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड, मान लेते हैं ये इसका नाम है इम्प्योर मेटल का। अब हमारे पास यहाँ पर कैथोड है। कैथोड क्या है? कैथोड बेसिकली एक प्योर मेटल की स्ट्रिप होती है, यानी ये स्ट्रिप है कॉपर की। ये हमारा प्योर मेटल है कॉपर, ये हमारे पास कैथोड जो है वो कॉपर की स्ट्रिप है। कॉपर हमारा प्योर मेटल है और ये एनोड है, यानी एनोड हमारे पास एनोड पर इम्प्योर मेटल है, दैट इज क्यूप्रिक ऑक्साइड। और ये हमारे पास सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि एक बेसिकली मेटल सॉल्ट का सॉल्यूशन होता है जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज करते हैं। इसे हम कॉपर सल्फेट कह सकते हैं, इस सॉल्यूशन को हम कॉपर सल्फेट मान सकते हैं। अब यहाँ पर हो क्या रहा है वो देखते हैं। जब करंट पास होती है, ये हमारे पास बैटरी का सिस्टम है, जब करंट पास होती है तो जो प्योर मेटल होता है एनोड से, वो डिसॉल्व हो जाता है इनटू द इलेक्ट्रोलाइट, यानी यहाँ से कॉपर जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा इसमें, हमारे इस सॉल्यूशन में। अब जितना कॉपर यहाँ पर आके डिसॉल्व होएगा एनोड से, उतना ही कॉपर कैथोड पर डिपॉजिट होता जाएगा। और ये जो कॉपर डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पर, ये हमारा प्योर कॉपर है। तो इस तरह से यहाँ से हमारा कॉपर डिसॉल्व होता रहेगा, एनोड से, और कैथोड पर आकर उतना ही यहाँ से जितना एनोड से हमारा जितना कॉपर डिसॉल्व होगा इस सॉल्यूशन में, उतना ही कॉपर हमारा डिपॉजिट होगा कैथोड पर। और जितना हमारा कॉपर कैथोड पर डिपॉजिट होगा वो हमारा कॉपर जो है वो प्यूरिफाई हो जाता है। ये हमारे पास लास्ट में इम्प्योरिटीज है, मड है। जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है वो सॉल्यूशन होता है एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट का, और जो एनोड है वो इम्प्योर कॉपर है, जबकि कैथोड जो है वो स्ट्रिप है प्योर कॉपर की। ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट प्योर कॉपर इज डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड। इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर प्योर कॉपर जो होता है वो कैथोड पर डिपॉजिट होता है।